नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल की। कभी कांग्रेस और फिर तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहे बंगाल में इस बार चुनावी लड़ाई भाजपा और तृणमूल के बीच सिमट गई है। वहीं बारी यहां 3 दशक तक सत्ता में रहे कांग्रेस और वाम दलों का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। आखिर वो कौन से समीकरण हैं जिन्होंने कुछ ही सालों में बंगाल में बीजेपी की जड़ें जमा दी, ममता का मजबूत किला दरकने लगा और कांग्रेस कम्युनिस्ट लड़ाई से ही बाहर हो गए। इसी मसले पर आज हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इन पूरी शुरुआत करने से पहले यदि चुनावी समीकरण पर नजर डाल लें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस 211, कांग्रेस को 44, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 26 और बीजेपी को महज 3 सीटों पर जीत मिली थी। अब इसके बाद 2019 की यदि हम आपको बात बता दें तो वहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 18 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर आ गई। यही नहीं, उसका वोट शेयर 2016 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 30% बढ़ गया। अलग अलग आंकड़ों की बात करें, चाहे 2011 की बात करें, 2014 की बात करें, आम चुनाव की बात करें, जो तस्वीरें हमने देखी हैं तृणमूल कांग्रेस की यदि हम बात करें तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि 100 से ऊपर 200 को टच करते हुए हमेशा उसकी सीटें आई हैं। और इतना वर्चस्व, ममता बनर्जी का या कहना चाहिए दीदी का वो पकड़, वो जनता पर विश्वास, निश्चित तौर पर वो एक ऐसी जगह थी जहां पर सुरंग बनाना हर किसी राजनीतिक दल के लिए मुश्किल होता। लेकिन अब इस बार के जो चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से शुरू से वहां पर पैठ बनाकर रखी, अपनी तमाम यात्राएं की, परिवर्तन यात्रा हुई, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, तमाम दिग्गज, चाहे मध्य प्रदेश के दिग्गज हो, तमाम लोगों ने वहां जाकर चुनावी जो रैलियां हैं उन्हें संबोधित किया, बातचीत की। लग रहा है कि कुछ परिवर्तन की बयार हो सकती है। इन सब में कांग्रेस नहीं दिखी, क्योंकि देखिए कांग्रेस का कोई ऐसा बड़ा दिग्गज भी पश्चिम बंगाल में दिखा नहीं अलग से कि वो दिखे हो या बात हो रही हो या उनकी कोई चुनावी रैली हुई हो। सिर्फ दीदी और मोदी, ये 2 ही लोग ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में नजर आए, यानी एक कमल और दूसरा तृणमूल कांग्रेस। मतलब एक अपनी अपनी चीजों को लेकर जिस तरीके से इन्होंने पैठ बनाई है वो निश्चित तौर पर बहुत रोचक करने वाली है। और क्या होगा बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी कैसे सफल हो रही है, कैसे आगे बढ़ रही है, इतना पैठ बनाने में भी कैसे कामयाबी हुई, क्या कारण है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका हम परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं राजू मालवी जी, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। राजू मालवी जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। सूर्यकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पश्चिम बंगाल से टीएमसी नेता फरीद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजू मालवी जी आपसे करना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जीत का झंडा गाड़ने के लिए तैयार है, क्या लगता है वहां की जनता बदलाव क्यों करे? राजू मालवी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? राजू मालवी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, मेरी आवाज शायद राजू मालवी जी तक नहीं पहुंच रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश भार्गव हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अवनीश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है इस वक्त। तमाम दूसरे मेहमानों से हम चर्चा और लगातार जारी करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सूर्यकांत चतुर्वेदी जी जुड़े हैं। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, क्या लगता है ये बदलाव की बयार लेके जो भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में है, जनता का क्या मूड लगता है? और एक कड़ी टक्कर है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो तृणमूल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, ये 2 ही दिख रहे हैं। क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? और यदि होता भी है तो जनता किस वजह से ये बदलाव कर सकती है? देखिए राखी जी, जिस तरह के आसार अभी दिख रहे हैं और जिस तरह के संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, उससे यह तो तय माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार बह रही है। उसकी वजह है, अगर आप पूर्व के इतिहास में जाएं और जिस तरह के संकेत विधानसभा चुनाव के पहले मिलते रहे, उन संकेतों का अगर आकलन करें और उन संकेतों को देखें
तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसके पहले, सबसे पहले अगर आप जाते हैं पश्चिम बंगाल में, तो कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के बाद वाम मोर्चा की सरकार आई, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन जब बदलाव हुआ पश्चिम बंगाल में, तो आप देखिए कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जब वाम मोर्चा वहाँ सत्ता में आया, तो उसके पहले किस तरह के संकेत जनता ने दिए। फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो वाम मोर्चा सरकार के बाद तृणमूल की सरकार बनने के पहले किस तरह के संकेत वहाँ की जनता ने दिए। यह बात अलग है कि वो लोकसभा के परिणाम के रूप में सामने आए हैं। और अब आप जब इस समय आती हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह के संकेत जनता ने दिए हैं, उससे देखकर स्पष्ट लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव की बयार बह रही है। और आप जो बात कर रही हैं, देखिए पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से पिछले 5 साल से भाजपा ने एक लक्ष्य तय किया हुआ है कि उसे हर हाल में पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी की सरकार बनानी है। और उसी रणनीति के तहत उन्होंने, आपने देखा होगा पीछे लंबे समय से, मतलब पीछे के सालों में अगर आप जाएं तो उन्होंने पार्टी के अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेवारी दे दी और स्वयं पार्टी का नेतृत्व, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी लगातार पश्चिम बंगाल का मूड भांपने का प्रयास करते रहे, वहाँ सतत संपर्क कायम करते रहे, सभा हो, आंदोलन हो, तमाम चीज़ें करते रहे। और उन्होंने इस दौरान जिस तरह से रणनीति तैयार की और निचले स्तर तक जाके, बूथ स्तर तक जाके वहाँ की समस्याएं, वहाँ के लोगों की भावनाएं, इन सब का अध्ययन करने के बाद उसको एक आंदोलन का रूप दिया और उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों को लेकर वो तृणमूल कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों को कमज़ोर साबित कर सकते थे। और उसका परिणाम आज ये है कि आज स्वयं कोई भी विपक्षी दल हो भाजपा के विरोध में, वो सारे के सारे दल के बड़े से बड़े नेता दबे मन से और यह स्वीकार करने को कोई झिझक नहीं पैदा करते हैं कि वहाँ पर निश्चित रूप से इस समय भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, चलिए राजू मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गई एक बार फिर से। राजू मालवीय जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जनता क्यों चुनेगी? ये जो बदलाव है या परिवर्तन है, ये क्यों होगा? राजू मालवीय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मुझे लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। फरीद खान हैं टीएमसी नेता पश्चिम बंगाल से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीद जी, क्या लगता है पश्चिम बंगाल में तृणमूल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का ही जो मुकाबला है वो देखने में को लग रहा है, और इसलिए लग रहा है क्योंकि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का वहां जमावड़ा, चुनावी रैलियां, परिवर्तन यात्रा, जो तमाम चीजें देखी हैं, लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार मानने वाली है नहीं। क्या लगता है जनता बदलाव करेगी, और यदि दोबारा से टीएमसी को चुनती है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए जी, यहाँ पर परिवर्तन यात्रा जितनी, जैसे कि भाषा में ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने इरादा कर लिया कि हर हाल में, तो वो यही सोच के रखे कि हम हर हाल में चाहे लोगों को पैसे बांटें, चाहे जो लोगों को खरीदें या लोगों को पार्टी को, तो लोगों को तोड़ दें, कोई भी नीति, कोई आदर्श नहीं है, उस हिसाब से ही चले। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम भी हर हाल में टीएमसी की सरकार यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई कुछ भी कर ले। जमीनी स्तर पर हम लोग काम करते हैं, जमीनी लोगों के साथ हम लोग हैं, और ये हवाई जहाज वाले लोग हैं, ये सिर्फ यात्रा करके चले जाते हैं और इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। मीडिया हाउस में देख के ये पता चलता है कि उनकी सरकारें बन सकती हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, यहाँ पर बैठकर ग्रास रूट लेवल पर, जमीन पर बैठकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ममता बनर्जी निश्चित रूप से सरकार बनाएंगी, और हम लोग 200% यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है ये जो बार बार जो चर्चाएं हैं, बिल्कुल आपने ठीक बोला क्योंकि आप वहां हैं, धरातल पर तमाम चीजें आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज इस वक्त वहां पर गुजरी हैं। देखिए, ममता दीदी घायल हुई थी, चुनावी प्रचार हुआ, तमाम चीजें हुई, बहुत बातें कही गई, ऐसा था, साजिश थी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत बातें उस वक्त उस दौरान रखी हैं। किसी ने नाटक बोला, किसी ने नौटंकी बोला। इन सबसे परे जनता जनार्दन को मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप समझते होंगे। क्या लगता है कि जनता जनार्दन दोबारा से यदि चुनेगी तो क्यों चुनेगी? क्या बदलाव भी तो हो सकता है? बदलाव हो सकता है, सोचने बुराई, लेकिन जनता जनार्दन को तो काम चाहिए। जनता जनार्दन का ममता बनर्जी ने, दीदी ने जिस तरह से रास्ते में उतर कर जो डेवलपमेंट का काम किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे रोड डेवलपमेंट में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो,
तो मनुष्य के काम आई है, वो चाहे वो हेल्थ ग्राउंड पर हो, लोगों के हेल्थ के मामले में, खाद्य के ऊपर हो, लोगों को हम फ्री में राशन दे रहे और हमने वादा किया कि अगर हम सरकार में आए तो आपको नहीं जाना पड़ेगा, हम घर घर आके आपको राशन देके जाएंगे। तो हमने हर स्तर पर लोगों के काम करने की कोशिश की है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार है जो सिर्फ वादे करना जानती है। हर 2014 में जो वादा किया उन्होंने आज तक पूरा नहीं किया, 2019 में जो उन्होंने वादा किया वो आज तक पूरा नहीं किया। वो अपनी पार्टी के लोगों को, आज मैंने देखा है कि उनके शेड्यूल कास्ट मोर्चा का एक एमएलए थे दुलाल गर्ग जी, उन्होंने आज रिजाइन कर दिया पार्टी से कि वो अपनी मेंबरशिप भी वहां से छोड़ रहे हैं। कि वो इलेक्शन में एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस से जाकर बीजेपी ज्वाइन की थी, मगर आज उनको टिकट नहीं दिया गया है। वहीं पर उनका प्रत्याशी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसको उन्होंने बुलाकर वहां पर टिकट दिया है। तो ये पार्टी उनकी वजह में टूट रही है। लोग इनसे बेजार हो चुके हैं, लोग इनसे हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। सिर्फ बातें बोलने से और दावाबाजी करने से सरकारें नहीं बनती है। सरकार तो हर हाल में ममता बनर्जी ही बनेगी। रही पाँव में चोट लगने की बात, पाँव में दीदी की जो चोट लगी जिससे तो हमें नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंट वो पूरे बंगाल का दौरा करती थी वो नहीं कर पा रही हैं। उनको टूटा हुआ पान लेकर जगह जगह घूमना पड़ रहा है जिसकी उनको दुश्वारी हो रही है, तो उससे तो हमें नुकसान हुआ है। चलिए फरीद जी, अच्छा एक बात और आई थी, टीएमसी के कई सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, क्यों? ऐसी कोई नाराजगी थी, कोई और वजह इसके पीछे कि आपके अपने ही लोग छोड़कर उनको भारतीय जनता पार्टी में चले गए? देखिए, कुछ तो क्या है कि डराने का धमकाने का काम होता है और कुछ काम इन लोगों का पुनरावेशन कराने का है। तो कुछ नेता जो हमारे यहाँ बैठे हुए थे, जिनको दीदी ने टिकट नहीं दिया कि इन पे कुछ गलत इल्जाम लगा हुआ है, जब तक ये उसको क्लियर करा कर नहीं आते हैं मैं इनको सामने नहीं लाऊंगी, मैंने टिकट नहीं लूंगी। जो बीजेपी चिल्ला कर बोलती थी ये चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, जब हमने उनको साइड बेंच में बैठा दिया तो इन्होंने उनको लेके चले गए और इन्होंने प्रत्याशी बनाकर उनको मेन रूप में सामने करके रखा हुआ है। तो वो पोलराइज करके ये काम करना चाहते हैं। उसी का एक फर्क पड़ता है कि खरबूजे को देखते थोड़ा कुछ लोग खरबूजे का रंग बदल जाते हैं, लोग ये समझते हैं कि इस तरह का कुछ ये काम होने जा रहा है। हालांकि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो खुद उनको जब ये दीदी ने कह दिया था कि जब तक इन पे इल्जाम साबित नहीं हो जाते मैं इनको साइडलाइन रखूंगी, और आज उनको ये उठा के लेके चले जाते हैं और बोलते हैं ये कैंडिडेट होगा, मेरा वो कैंडिडेट होगा, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको। ठीक है, चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवीय जी हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। राजू मालवीय जी, भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की जनता क्यों चुने? राखी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। राखी जी, पश्चिम बंगाल में पिछले अनेक दिनों से जिस तरह की राजनीति चल रही है, वो राजनीति एक मुख्यमंत्री के नाते ममता बनर्जी जी को शोभा नहीं देती। केंद्र की योजनाओं को प्रदेश में लागू नहीं करना, जनता के साथ भेदभाव करना, जनता के साथ अत्याचार करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चुन चुन के बदले का व्यवहार करना, वहां गुंडों से हत्याएं कराना, यानी कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल का जो जनमानस है वो बहुत उद्वेलित है। उसने जिस तरह से तानाशाही देखी है ममता बनर्जी जी की, चाहे हमारे त्योहारों के समय उनकी मनमानी हो या आम दिनों की परिस्थितियां हों, अब वहां की जनता ऊब गई है। और जब कोई ऊबता है तो वो परिवर्तन चाहता है। और आप ये देखिए कि डूबते जहाज से तो पक्षी भी अपना बसेरा छोड़ देते हैं। आज टीएमसी की हालत वैसे ही हो गई है कि टीएमसी से एक एक करके सब लोगों ने वो घर छोड़ दिया है। और ममता जी ने जो कहा ना, खेला हो वे खेला ही करती रहेंगी। और प्रदेश के विकास के लिए, सोनार बंगला के लिए पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो कमल के फूल को चुनेगी और फिर एक बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वहां का बंगाली नेतृत्व पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा, भाजपा का वहां शासन होगा। ठीक है, अवनीश भार्गव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश जी, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, क्या अंदरूनी रूप से देखा जाए पर्दे के पीछे से सपोर्ट है, कुछ और है, या फिर वाकई हार मान चुकी है खुद ही कि सामने आने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि पूरी की पूरी लड़ाई तृणमूल और बीजेपी के बीच ही हो रही है? आपको देखने का नजरिया हो सकता है कांग्रेस नजर नहीं आ रही, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता जो हमारा गठबंधन है उसके साथ है।
मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति पूरे देश में लाना चाहती है, जिस तरीके से सत्ता पे कब्जा करना चाहती है, जिस तरीके से राजनीति का व्यवसायीकरण हो रहा है, वो मध्य प्रदेश का कनेक्शन भी पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ा हुआ है। तो कैलाश विजयवर्गीय जी प्रभारी हैं और मध्य प्रदेश में सत्ता के साथ क्या हुआ है ये पूरे देश से देखा है कि कैसे पैसे के दम पे ये सरकार को तोड़ने बचाने का काम करते हैं। वहां लोगों को डराया धमका जा रहा है। टीएमसी को इन्होंने तोड़ने का काम किया, कांग्रेस के लोगों को तोड़ने। अवनीश जी आपकी आवाज चली गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम नहीं आना चाहते, उनके टिकट पे चंबाल पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो देश में जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का वातावरण चाहती है, नफरत का, डर का, भय का, लोगों को डरा धमका के ईडी, तो कहीं ना कहीं मैं पूरे पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इसमें कोई भी दो मत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक सत्तासीन होने वाली नहीं, वो सीन में भी नहीं दिखेगी। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात करें तो हमारे जो पिछली बार विधायक थे उससे अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस करने जा रही है। मैं कह रहा हूँ हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रहा है। तो कांग्रेस का जो अलायंस है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, वो वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखने का नजरिया अलग। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भ्रम प्रचार कर रही है, टीएमसी की बात हम जहां तक करें, टीएमसी से भी लोग नाराज है, मैं इसमें कोई दो मत नहीं है। टीएमसी वहां कहीं ना कहीं जिस तरीके से ममता बनर्जी का कार्यकाल रहा है उससे कहीं ना कहीं नाराज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां कोई नहीं जाना चाहता। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार से अच्छा परफॉर्मेंस पश्चिम बंगाल में करने जा रही है। चलिए अब बड़े दिग्गज चेहरों की बात करें तो कोई नजर नहीं आता, हो सकता है अंदरूनी रूप से कुछ चल भी रहा हो। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, एक बात समझ नहीं आती, कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को डरा रही है, गलत बातें करती है और उसका कोई बहुत वर्चस्व नहीं है, हमने बहुत अच्छी तैयारी की है, हम आएंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी ने यह कह दिया है कि तृणमूल कांग्रेस बहुत ज्यादा वहां जिस तरीके से दीदी ने अत्याचार किया, विकास नहीं किया, केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया अपने स्टेट्स में, तो ये जो बातें आ रही हैं ये एक चुनावी बातें हो सकती हैं या क्योंकि दल अलग अलग हैं इसलिए ये बातें हो सकती हैं। एक्चुअल में हम पश्चिम बंगाल की यदि पृष्ठभूमि की बात करें तो लगता है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो जो सवाल कांग्रेस का पूछा है आपने, वर्तमान परिस्थितियों को देखते लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उसकी वजह है कांग्रेस, वाम मोर्चा और आईएसएफ तीनों दलों का एक गठबंधन वहाँ चुनाव लड़ रहा है। अगर आप वहाँ की वास्तविक स्थिति पर नज़र डालें तो 284 वाली विधानसभा सीट में कांग्रेस सिर्फ 92 सीटों पर लड़ रही है, आईएसएफ 37 सीटों पर लड़ रही है और सीपीएम सर्वाधिक 130 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी पे वाम मोर्चा के अन्य घटक दल हैं। अब 92 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस से आगे तो सीपीएम उनका गठबंधन है। अगर वहाँ जीतती भी है, मान लिया कि गठबंधन जीत गया इनका, तो सरकार किसकी होगी? सीपीएम के नेतृत्व में बनेगी। अब आते हैं वास्तव में वहाँ कहाँ क्या हो रहा है। कांग्रेस का पूरा फोकस अपने उनका एक गढ़ है जो मालदा और मुर्शिदाबाद का इलाका, वहाँ पर उनका पूरा फोकस बना हुआ है। और कांग्रेस के साथ तो मजबूरी है पश्चिम बंगाल में खास तौर पर कि जो यूपीए के घटक दल हैं, जिनमें अगर आप देखें तो राष्ट्रीय जनता दल हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, राष्ट्रीय राकापा हो गया, शिवसेना हो गया, ये सारे के सारे दल के लोग वहाँ पर या तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं और लड़ भी एक आध सीट पे कहीं लड़ रहे हैं, तो वो सारे के सारे टीएमसी के पीछे खड़े हुए हैं। इन सारे दलों ने मिलकर अपना समर्थन अंदरूनी तौर पर और कुछ दलों ने खुले रूप में टीएमसी को दे रखा है। क्यों दे रखा है? इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान निश्चित रूप से कांग्रेस को होने वाला है। और इन सारे दलों ने मिलकर जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत आप इससे अंदाज लगा लें कि टीएमसी के साथ सारे दलों को खड़ा होना पड़ रहा है। अगर सारे के सारे विपक्षी दल एक होकर किसी एक दल के खिलाफ लड़ते हैं तो आप मान के चलिए कि उसके सामने खड़ा होने वाला दल बहुत मजबूत स्थिति में है, तब यह स्थिति बनी है। अन्यथा क्या कौन सा दल होगा जो न चाहेगा कि प्रदेश में उसकी सरकार बने, या कौन सा नेता होगा जो न चाहे कि वो निर्वाचित होकर विधानसभा का सदस्य बने या लोकसभा का सदस्य बने या सत्ता की भागीदारी में शामिल ना हो। तो इससे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हैं और बेहतर लगा सकती है और जनता भी लगा सकती है। जी चलिए फरीद जी, एक बात है पक्ष विपक्ष से थोड़ा हटकर यदि हम देखें, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से हम यदि हटकर देखें तो तृणमूल पर जो आरोप, ममता दीदी पर जो आरोप, ये बात आती है कि विकास बहुत नहीं हुआ, या फिर सबसे बड़ी बात कि अत्याचार हुए हैं, अपनों ने भी तो साथ छोड़ा है उनका। से बात कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर
जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, लग रहा है कि वो, क्योंकि यही सारे मुद्दे हैं, देखिए वहां के लिए भी डेवलपमेंट तो वहां की जनता बहुत अच्छे से बता पाएगी कितना हुआ कितना नहीं, लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा होल्ड करके रखा है कि हम इन सारी बातों को वहां रखेंगे और उन अत्याचारों से हम बाहर निकालेंगे वो वादे जनता से, तो कहीं ना कहीं शायद वो विजय पताका की ओर पहुंच पाए। देखिए, अत्याचार तो सही मायने में हमारी ममता बनर्जी पर हुआ है। ममता बनर्जी हमारी एक ऐसी नेत्री की अगर उनके वैद्य से देखा जाए तो कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर कोई मार का दाग ना हो। जो अत्याचार नेत्री ने हम लोगों पर किया था, वो जो अत्याचार हम लोगों ने 34 साल में भुगता है, और वो जो हमारे अत्याचारित कर्मी लोग थे, उन लोगों को अपने साथ ये कुछ नेताओं को मिलाकर अपने खाता में लिख ले रहे हैं कि इनके लोगों के साथ अत्याचार हुआ है। इनकी जमीन ही कहाँ है, इनके लोग कहाँ पाए तो इनके साथ अत्याचार होगा। अत्याचार तो हम लोगों के साथ हुआ था और हम लोगों ने उसका डट कर मुकाबला किया। और रही बात, ये लोग कोई भी चीज को मुद्दा बनाकर उसी को जो लेकर चलते कि हमको हर हाल में सरकार बनानी है। जो तुम्हारे लोग हो जिनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उनको अपने साथ शामिल कर अपने लोगों की फोटो लगाकर ये काम करने से काम कर रहे हैं। बाकी हमारा बेंगवाल ये चीज अच्छी तरीके से जानता है कि हम लोग झूठे लोगों को और झमेलाबाज लोगों को पसंद नहीं करते हैं, और हम लोग इन लोगों को बैरल वापस लौटा देंगे। 2 तारीख को आने वाली 2 मई को आप देखिएगा कि ममता बनर्जी अपना पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगी और लोग देखते रह जाएंगे। ये लोग खाली बैरल यहाँ से वापस चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि 2 मई को दीदी गई। ना 2 मई को देखिए कि आप रिजल्ट देखिएगा, रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो सिर्फ तो दिल्ली में बैठकर और गुजरात में बैठकर बातें करने से तो जमीनी हकीकत में नहीं आती है। आप 2019 के भी अगर उठाकर देख लीजिए, मेरा वोट 3.8% प्लस हुआ था, हमारा वोट कहीं घटा नहीं है। जो वोट घटा है वो बीजेपी को जो मिला है तो वो कांग्रेस का और सीपीएम का जो वोट वहां से माइनस हुआ है वो बीजेपी को जाके मिला है। मेरा जो वोट मिला है हमारा तो 2019 से भी 3.48% हमारा वोट प्लस हुआ है। बिल्कुल ठीक है। राजू मालवीय जी अलग चीज होती है। हाँ। राजू मालवीय जी, फरीद खान हमारे साथ बात कर रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं वो पश्चिम बंगाल के। वो ये कह रहे हैं कि दूसरे जो वोट कटेंगे, वामपंथी के साइड के जो वोट है, कांग्रेस के जो वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी गेन कर सकती है, लेकिन तृणमूल की जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो जमावट बनी हुई है, उसे टस से मस नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी या कोई और भी दल। मुझे लगता है कि फरीद भाई इस समय मुकालते में है। आप देखिएगा कि 2 मई और दीदी गई का जो हमने नारा दिया है वो चरितार्थ होगा। अभी तक तृणमूल और उनकी नेता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुए थे। अन्य कुछ लोगों के साथ वो परिस्थितियां देखने को मिली थी, लेकिन दीदी किस तरह से षड्यंत्र कर सकती हैं इस चुनाव में प्रमाणित रूप से न केवल पश्चिम बंगाल ने देखा बल्कि पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे वो अपने पैर के साथ भी अत्याचार कर लेती हैं। और एक दिन के बाद राजू मालवीय जी, अच्छा ये बात पहले भी निकली थी राजू मालवीय जी, उनकी चोट सही है कि गलत है, ये कैसे कहा जा सकता है? आप लोग तकलीफ हो रही है, वो पैर से आप लोग क्यों तकलीफ हो रही है? आप लोग मुद्दे में तो नहीं आते, आप लोग सिर्फ पैर पे और किसी की इस पे चले, आप मुद्दे की बात कीजिए। अरे साहब, हमने तो उन डॉक्टर साहब को भी आमंत्रित किया है और किसी हमने तो ये भी कहा है कि उनके पाँव में चोट क्यों आई? अरे भाई, आप लोग अगर हमला नहीं करवाते तो चोट भी नहीं आती। आप लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ साजिश लगे रहते हैं। करवाए सारे वीडियो फरीद भाई आपके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है कि किस तरह से ममता जी के पैर को चोट लगी है। उसकी पूरी कहानी पूरी दुनिया देख चुकी है। अब आप कुछ भी बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने तो दीदी के स्वास्थ्य खराब की कामना की है कि जिस दिन 2 मई को आप सत्ता से बाहर हो तो कम से कम आप अपने पैरों पर चल के बाहर हो। किसको जवाब देना? हमें तो खुद तकलीफ हो रही है कि हम दीदी के पाँव में चोट लग गई है। नहीं, हमको बिल्कुल तकलीफ है कि दीदी के पैर में चोट लगी, लेकिन डर लग रहा है दीदी ने अपने पैर के साथ अत्याचार कर दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब तक आप भाजपा कार्यकर्ता पर करते थे, अन्य किसी व्यक्ति पर करते थे, लेकिन अपने ऊपर ही अत्याचार कर दिया। बौखलाहट का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता ना। दुनिया ने देखा कि कैसे दीदी षड्यंत्र कर सकती है, खुद के शरीर के साथ षड्यंत्र कर सकती है। प्रधानमंत्री जी डेली पैसेंजरी कर रहे हैं, रोजाना आकर यहाँ मीटिंग हो रही है, अमित जी रोजाना आकर यहाँ मीटिंग हो रही है। अरे यही अगर रहेगा तो हमारे देश का पैसा तो ऐसा जो रोजाना दिल्ली से
की दो आ रहे मई हैं, रोजाना और जा रहे दीदी हैं, गई अगर यहीं रह नारा जाते सार्थक तो कम से होगा। कम मेरे देश का पैसा पश्चिम बच जाता। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार नागरिक एक बनेगी। महीना से आप लोग और इतना अभी घबराए हुए अखिलेश जी हैं, जो कह रहे थे, मुझे मुझे समझ नहीं आता आश्चर्य हो रहा था कि दीदी के साथ अगर और कुछ होता तो क्या होता। आप लोग एक नागरिक कैंडिडेट इतना ही नहीं घबरा है पूरे गए। प्रदेश में लड़ने के लिए, और आप कह रहे हो कि बेहतर परफॉर्मेंस करेगी और भाजपा कहीं दिखेगी नहीं। मुझे लगता है आप 2 मई का कि इंतजार ये कीजिए, मुगाल से आप 2 मई का उनको इंतजार कीजिए, मुबारक उसके बाद हो। आपको कोई लेकिन नहीं नेता 2 मई बंगाल में के बाद नजर नहीं सारे आएगा। बादल चलिए। कट दिल्ली से जाएंगे, गुजरात से अंधेरा यहाँ पर आ रहे हैं, कटेगा, कोई नहीं आएगा। सूर्य यहाँ पे आप लोग निकलेगा फील करने और के लिए आ रहे कमल हैं, खिलेगा। और हम लोग आपका वेलकम करते हैं। ठीक है, चलिए, जो भी बात है बात चोट पे ना जाए। मुझे लगता है किसी को यदि चोट पहुंची है तो उस पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनता जनार्दन के हाथ में है कि क्या होगा। समय की सीमा है, बहुत जल्दी से मैं अवनीश जी, कांग्रेस का जो आपने कहा कि बहुत अच्छे उससे आएंगे, तो क्या लग रहा है गठबंधन ही बनाकर चलते रहेंगे या अलग से कभी कोई स्वरूप कांग्रेस का दिखेगा? इसका स्वरूप पूरे देश में है और सब जगह है। कांग्रेस कोई अस्तित्व का लड़ाई का सवाल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर से राजनीति कर रही है, वो मैं राजो मालवीय जी को सुन रहा था। एक महिला के ऊपर हमला होता है, वो चोटग्रस्त है, उसके बाद कह रहे हैं कि ये चोट की राजनीति कर रही है। लेकिन राजनीति का जो स्तर गिर रहा है, इन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान रहा नहीं। देश का वर्तमान स्वरूप ये समझ नहीं सकते। नफरत, डर और वातावरण निर्मित करके एक पूरे देश में हवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं इसलिए हमारे साथ खड़े हो जाओ। इसका करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के चुनाव में मिलेगा। तो मैं निश्चित तौर पे आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस निर्णायक भूमिका में होगी। जब 2 मई को परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का देश में वातावरण निर्मित कर रही है, बंगाल में बनाने में वो सफल नहीं होगी। वो चारों खाने चित होगी। जो वातावरण निर्मित करने का प्रयास कर रहा है वो पूरी तरीके से फेल होगा। बिल्कुल। चलिए, इस चर्चा को जितना मैं समझ पाई हूं सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, ये एक सवाल पहला ये होता है कि बंगाल में कैसी लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस? ममता से क्या दिखावटी लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी? दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के जो प्रवक्ता अपनी बात रख रहे थे, उनकी बातों में भी देखिए अपना पक्ष तो रख ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही घेर रहे हैं। यानी कहीं जो गठबंधन की बात हम सुनते और देखते आ रहे थे, अभी वो कुछ भी ममता बनर्जी या उसकी सरकार के लिए कुछ नहीं कहेंगे। पर सवाल यही था कि बिल्कुल जीरो से आप देखिए, शुरू के हम 2011 के आंकड़े निकालें, 14 पे आए, आम चुनाव पे आए, इन तमाम के आंकड़े देखें तो भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद था ही नहीं वहां पर। सीधे गठबंधन, ममता बनर्जी, तृणमूल की बात ही अलग थी। लेकिन ये जो थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा है, जो हम देख पा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे की वजह मुख्य रूप से क्या मानते हैं आप? देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार बनी और लगातार 10 साल से सरकार इस दल की है, इस दल के द्वारा जो काम किए गए उसमें उन्होंने एक पूरा का पूरा 70% जिसकी भागीदारी है उस प्रदेश में, उसकी उपेक्षा की गई और 30% जो मतदाता हैं या वो 30% का जो लोग हैं, वर्ग है एक विशेष, उसका पूरा पूरा ख्याल रखा गया। एक तो इसका बड़ा कारण यह है। दूसरा, वहाँ के स्थानीय लोग सबसे ज्यादा घुसपैठ को लेकर परेशान है, क्योंकि उनकी डेमोग्राफी बदल गई है उससे, और उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा होने लगा है। दूसरा बड़ी वजह एक यह भी है। तीसरा, आपको बता दें कि जिस मुस्लिम वोट बैंक की दम पर तृणमूल कांग्रेस लगातार अपनी विजय पताका फहराती आ रही थी, इस बार वो समीकरण बदल गए हैं। उसकी वजह अलग है, क्योंकि कांग्रेस और वाम मोर्चा के साथ आईएसएफ ने गठबंधन कर लिया है। आईएसएफ का नेतृत्व जो जिनके हाथों में है, वो वहाँ पर एक दरगाह शरीफ है, उसके बड़े प्रभावशाली धर्मगुरु माने जाते हैं, और उनका आसपास के इलाकों में सैकड़ों मस्जिदों पर प्रभाव है, और उस वजह से मुस्लिम मतदाता कुछ उनके साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा एक और जो बड़ा समीकरण बिगड़ रहा है दीदी का, उस समीकरण के पीछे ओबीसी की पार्टी भी है। अगर ये सारे लोग खड़े होते तो इनका टारगेट सबका मिलकर वो 30% मतदाता है, जो अब तक तृणमूल कांग्रेस के साथ पिछले 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव के साथ रहा है। इस बार वो स्थिति बदल रही है, क्योंकि कांग्रेस भी कुछ वोट लेके जाएगी, उनका गठबंधन लेके जाएगा, दीदी भी कुछ वोट लेके जाएंगी और कुछ ओबीसी को भी मिलेगा। तो अगर ये तीनों मिलकर वो वोट ले जाते हैं तो उस वोट का जो प्रभाव है और जो फायदा है वो भाजपा को मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरा, भाजपा ने जिस तरह वहां पर आक्रामक रूप से हिंदुत्व की राजनीति की है और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को उठाया है, वो मुद्दे काफी प्रभावशाली वहां साबित हो रहे हैं। और उन मुद्दों की वजह से जो साइलेंट मतदाता था या जो ढुलमुल मतदाता होता है, वो मतदाता भी अब भाजपा के साथ खड़ा दिखाई देने लगा है। क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पूरी की पूरी धार्मिक रूप से डेमोग्राफी बदल चुकी है। आप देखें, कई जिले ऐसे हो गए हैं जहाँ पे
बहुसंख्यक जो हिंदू समाज है वो आज आपको बता दें 50% से कम हो गया है, जबकि अल्पसंख्यक समाज उससे कहीं अधिक हो गया, और उसकी मूल वजह घुसपैठ रही है। और टीएमसी ने पूरी तरह से अपने शासनकाल में घुसपैठियों को मात तो दिया है और उनके पक्ष में खड़ी रही है। तो उस वजह से ये सारे मामले जो हैं मिलके भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। चलिए, लेकिन असल में क्या होगा ये अब तो वोटिंग होनी है और वोटिंग के बाद में 2 मई को नतीजे होंगे, तब पता चलेगा कि क्या होगा। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मोदी दीदी के खेला में बाकी बाहर, इसलिए क्योंकि वाकई में दूसरों का नामो निशान दिख नहीं रहा। कांग्रेस का कहना है कि नहीं हम हैं, लेकिन वो हैं वाली स्थिति मुझे लगता है पर्दे के पीछे से सपोर्टिंग के तौर पर है, वो भी ममता दीदी के। अब कितना होगा, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही दल दिख रहे हैं। पहले तो बीजेपी भी नहीं थी, लेकिन बीजेपी जो 0 से थोड़ा सा ग्राफ उसका बढ़कर आया है, वाकई में बहुत दिलचस्प होगा। पूरे देश भर की निगाहें इस पश्चिम बंगाल के चुनाव पर हैं कि आखिरकार क्या होगा, क्या है वहां के जनता के दिलों में, किसे चुनेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और ऐसे ही तब तक वोटिंग तक, नतीजों तक, पल पल पश्चिम बंगाल की जो अपडेट है वो स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।